हिंदी साहित्य के अमूल्य संकलन से आज सुनिए हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका रजनी मोरवाल जी की लिखी हुई कहानी कोख के खेत। तो शुरू करें कहानी कोख के खेत। हवाएं हर घर पर दस्तक देती सी चल रही थीं। केतकी बेचैनी से अपनी छाती मसलने लगी। हृदय में कैसी कपकपी मची हुई थी। दूर दूर तक किसी को पुकारे तो भी उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। वहाँ कहीं कोई नहीं है। यहाँ ये विश्वास बस्ती के कोने कोने में पसरा हुआ था। फिर भी केतकी ने आवाज़ देने की कोशिश की। बहुत प्रयास के बावजूद भी उसके गले से घर घर की ध्वनि निकल कर रह गई। वो धीमे धीमे चलकर घर के बाहर बने पत्थर के चबूतरे पर आ बैठी। सुनसान बस्तियों में हवाएं रुदाली गाती घूमती हैं। उसकी आंखों में अनायास कांटे से चुभने लगते हैं। वो साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछ लेती है। खाली स्थान पाकर गली में बिखरा सूनापन लपक कर उसकी आंखों में भर गया। केतकी ने अपनी आंखें रगड़ रगड़ कर लाल कर ली। अब उसे पहले से भी कम दिखाई देने लगा है। नुक्कड़ पर लगभग ठूंठ हो चुके वृक्ष पर बैठा गिद्ध उसे अब दिखाई नहीं देता। केतकी को लगता है मानो वो गिद्ध बस इसी एक पल के इंतज़ार में था कि कब केतकी की आंखों की रोशनी मद्धम पड़े और कब वो झपट्टा मारे। किंतु उसके पंखों की फड़फड़ाहट सुन वो मनी मन राम का नाम रटने लगती है। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 31, राम राम 51, राम राम 99 और वो बस राम राम 100 बोलने ही वाली थी कि उसके सिर के ऊपर एक धुंधली सी आकृति तैरती नजर आई थी। भला हो भगवान का कि तभी कुछ देर पहले सूंघी नसुआर ने अपना असर दिखा दिया। आँख छी और तीसरी छींक उसने जानबूझ कर ली थी। आँख छी। उसे माँ की बात याद हो आई। केतकी 2 बार छींकने का नको बाई अब शकुन होने का। चल एक बार पढ़, जबरदस्ती छींक। जबरदस्ती कैसे आई? ऐसे और आई। केतकी की नाक दबा देती थी। फिर केतकी जोर से छींकती। आँख छी। हुआ आई? हाँ हुआ। जब भी छींकना हो नाक पकड़कर मुंह से बोलो आँख छी। और इसके साथ ही दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगती थी। उस वक्त इसी जबरदस्ती की तीसरी छींक ने उसके ऊपर मंडराते खतरे से उसकी जान बचा ली थी। जान बची और लाखों पाए। सिर पर मंडराती आकृति उसके कान के पास से सन्न करते हुए दूर चली गई थी। कुछ देर के लिए केतकी को कुछ समझ नहीं आया। वो दूर जाती हुई उस आकृति को देखने का प्रयास करती रही। दिखा तो उसे कुछ भी नहीं, किंतु गिद्ध की डरावनी चीत्कार ने उसके रोंगटे जरूर खड़े कर दिए थे। संध्या होने को थी। शायद रात के 7 बजे जा रहे होंगे। बस्ती में कहने को 2-4 बूढ़े बचे थे। ऐसे में किसकी रसोई में मुर्गा पक रहा होगा। केतकी कयास लगा रही थी। पेट में कुछ ऐंठन होने लगी तो एहसास हुआ भूख अपने उफान पर हो आई थी। अंतड़ियों तक मुर्गे की खुशबू कैसे पहुंची होगी। जो भी हो, उसे सयाजी की याद हो आई थी। जिस शाम सयाजी दारू पीने का कार्यक्रम बना लेता था उस शाम केतकी के चूल्हे पर मुर्गा पकता था। उसके गुस्से का भी सयाजी पर कोई असर नहीं होता था। 3 छोटे बच्चों का तो सोच। तू सोच इनका और मैं सोचूं तेरा। धत, शर्म बीरम नहीं आती क्या तेरे को? तुझे आती है? ले तो तू 2-4 घूंट लगा ले और मस्त मुर्गा पका कर खिला। देवा रे देवा। देख केतकी, तू आम खा और गुठलियाँ गिनना है तेरे को तो पहले मुर्गा पका दे। पीछे तू जो बोलेंगी मैं तेरी सभी बकर बकर का जवाब दूंगा। सयाजी जब भी गुस्से में होता है तो उसका पूरा नाम बोलता है। हाँ जरूर देगा ना तू, जैसे मैं जानती नको कि तुझे पीने के बाद कितना होश रहता। अच्छा चल, अभी मेरी रानी पका दे ये मुर्गा फटाफटी। काहे को मूड का सत्यानाश करती है तू? चल आज मैं तेरी भी रात रंगीन बना देता ना। तेरी मेरी रातें रंगीन करने के चक्कर में 3 औलादें तूने मेरी झोली में डाल दी। अब और कितनी रातें रंगीन करेगा रे तू? केतकी के बड़बड़ाने का सयाजी मुंडे पर कोई असर नहीं होता था। वो घर के बाहर उसी पत्थर पर बैठकर दारू के साथ चकना चबाने लगता था। उन दोनों की यही मीठी तकरार जीवन भर चलती रही थी। मृत्यु की राह पर हमेशा अकेले ही चलना पड़ता है। 2 व्यक्ति प्यार में साथ जी तो सकते हैं, किंतु प्यार में साथ मर नहीं सकते।
किसी एक को तो जीना, किसी एक को पहले मरना ही पड़ता है, किसी एक को बिछुड़ना ही होता है। सो सयाजी बिछुड़ गया और केतकी अपने तीनों बच्चों के साथ पीछे जिंदा रह गई थी, जिंदा रही है। केतकी की आंखें भर आईं। उसने प्यार से उसी पत्थर को सहला दिया था, उसी पत्थर को जिस पर रोज़ शाम वो बैठकर गली का सन्नाटा बुना करती थी और इसी कश्मकश में न जाने कितनी यादें उधड़ उधड़ कर आती थीं। उसने घर के भीतर झांकने की कोशिश की। गहन अंधकार और शून्य के बीच स्मृतियों के कुछ बल्ब टिमटिमाने लगे थे। जुगनू? नहीं नहीं, इस सूखे मौसम में जुगनू कहाँ से आए? तो फिर क्या है ये वहाँ? घर के भीतर से 3 जोड़ी आंखें उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रही थीं। उसे यकायक छाती में कुछ धड़कता हुआ आभास होने लगा। वो जिंदा है अभी, और उसकी आस भी। इतना अंधकार अच्छा नहीं केतकी, चल उठ, एक बल्ब ही जला दे। घर के भीतर कोई नहीं, किंतु उसकी अंतरात्मा के भीतर सब ज्यों का त्यों संजो रखा है उसने। वो माँ है ना, इस घर की आस लगाए रखने के लिए ही तो वो पीछे छूट जाती है। अब यहाँ एकाकी। उठ केतकी दताटे। हाँ, इसी नाम से तो उसे सारा गांव जानता है। गांव जो आज सूना है, पर सदा ये ऐसा नहीं रहता। हाँ, अक्सर सूना रहता है फिर भी। केतकी ने पास रखे लकड़ी के डंडे को टटोलने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके हाथों की हरारत पाकर डंडा भी जिद्दी बच्चों की तरह तुनुक मिजाजी कर गया। वो छिटका और कलाबाजियाँ खाता हुआ ये जा और वो जा दूर जा पड़ा। हे देवा, किसी से सुना था उसने कि डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। यहाँ तो एक तिनका था, वो भी फिसल कर दूर जा पड़ा। केतकी उहापोह में ही थी कि तभी किसी ने उसकी परेशानी को टोह लिया था। ले पकड़ केतकी। हैं? कौन? मैं, जीजाबाई अडागले। तू कब आई जीजाबाई? आज दोपहर। जीजाबाई की आवाज़ में टीस झलकी थी। अच्छा, ऐनक की सख्त दरकार है तुझे। हाँ, जानती हूँ। बहू पर मेरे को बोली है कि इस बार वो पक्का मुझे ऐनक करा के देगी। हाँ, बोला उसने। केतकी अपनी बातों को दोहराकर शायद स्वयं को ही विश्वास दिलाना चाहती थी। रहने दे, कुछ मत बोल। तू जा बत्ती जला दे, मैं थोड़ी सब्जी लाती हूँ तेरे लिए। जीजाबाई जानती थी कि केतकी की बहू जनाबाई के लिए अपने परिवार की खातिर 2 जून का अन्न जुटाना ही कितना मुश्किल है। ऐसे में वो इस बुढ़िया के लिए नए ऐनक का प्रबंध कहाँ से करती? केतकी को भी भली भांति पता है कि जाते वक्त कैसे बहू ने टेप लगाकर उसके ऐनक के टूटे कांच को चिपकाने की जुगत की थी। ऐनक तो क्या सुधरा था, कांच की दरारों पर चिप्पियाँ चिपकाते चिपकाते ऐनक का कांच पूरा भर गया था। केतकी क्या नहीं जानती, टूटे हुए को जोड़ पाना नामुमकिन है। लाख मरहम पट्टी कर लो, किंतु राई भर की कसक ही सही, पर छूटे हुए हिस्से पर कसक रह ही जाती है। हाँ, तो जाते वक्त बहू ने उससे बोला था, कुछ रोज़ इसी पुरानी ऐनक से काम चला ले आई, इस बार नक्की मैं तेरू को नया ऐनक ला के देगी। उसकी ये दिलासा केतकी को कंठस्थ हो चुका था। सयाजी के समय का पुराना ऐनक बेचारा बहू की नई गृहस्थी को देखते देखते इतना तो समझ बूझ ही गया था कि केतकी के साथ साथ उसे भी सब्र रखना है। केतकी को लगता है उसकी किस्मत भी ऐनक पर चिपकी सफ़ेद भूरी चिप्पियों की तरह ही तो छिन्न भिन्न है। उसकी ही क्यों, उसकी बस्ती और आसपास के तमाम गांवों में सभी औरतों की किस्मत लगभग एक सी ही थी। सूखा, भूख और गरीबी की मार से सबके चूल्हे गर्म कम, ठंडे अधिक रहते थे। केतकी ने घर के भीतर जाकर बल्ब जला दिया। कमरे में पीली रोशनी फैल गई। 40 वाट का बल्ब चुंधियाया सा केतकी की ओर ताकने लगा। केतकी ने एक बार फिर आंखें मलीं और कमरे को निहारा। जहाँ बल्ब की सीधी निगाह पड़ रही थी, ठीक उसकी सीध में एक उबा हुआ पीला टिप्पा उभर आया था। केतकी ने अपने सीधे पैर का पंजा उस पर रख दिया। बल्ब का पीला टिप्पा बड़ी ढिठाई से उसके पंजे के ऊपर आ बैठा। उसने पंजे को हिलाया, किंतु पीला टिप्पा आसपास गोता लगाकर फिर उसके पंजे पर आ जमा। फिर उदासी की सीली चादर लपेटे गुमसुम पड़े रहे। कमरे के कोने में भगवान की तस्वीर पर चढ़ी माला में पिरोए हुए गेंदे के फूल सूख कर कड़क हो चुके थे। केतकी धीमे धीमे तस्वीर के पास चली आई। तस्वीर के सामने रखा दीपक बीते समय की परतों में स्याह हो चुका था। केतकी ने अधचली बाती को हौले से छुआ।
पास ही रखी माचिस से उसने बाती को सुलगाने की कोशिश की। 3 तीलियों की अगन पाकर भी सिरा कुछ नरमी बरतने पर राजी ना हुआ। केतकी ने कांच की शीशी में से तेल की कुछ बूंदें उस पर टपका दीं। सूखी बाती चरमरा कर यकायक सुलग उठी। कमरे की पीली बत्ती में कुछ इजाफा हो गया। केतकी ने चूल्हे की तरफ ताका। वो भी उसी की तरफ ताक रहा था। एक प्रश्न चिन्ह दोनों के मध्य आकर खड़ा हो गया। तभी बाहर से किसी के पुकारने की आवाज़ें आने लगीं। केतकी आई, ओ केतकी आई। ये जीजाबाई थी। आजा जीजाबाई आजा, चलिए यहीं, मैं चूल्हे के पास खड़ी हूँ। सब्जी की गंध केतकी के नथुने तक चली आई थी। मैं 2 रोटी भी ले आई हूँ, चूल्हे को छोड़ आज आराम से 2 रोटी खा ले। केतकी आई। जीजाबाई ने उसके हाथों में कटोरा और 2 रोटी रख दी थी। कटोरे की गर्मी उसकी हथेली से होते हुए पेट तक उतर गई। उसकी भूखी अंतड़ियों ने जोर से उफान मारा। उसे आश्चर्य हुआ, जिस देह में आती जाती सांसों के सिवाय कोई हलचल नहीं होती, उस देह में ये भूख कैसे बची रह गई। पहला निवाला मुंह में रखते ही तृप्ति के सुखद एहसास ने केतकी को जता दिया कि इस पूरी देह में प्रेम, ममता, इज्जत और सब्र से बढ़कर भी यदि कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ पेट की आग है। भूख 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 कि हाय हाय करती ये देह तमाम सांसारिक नियम कानूनों से परे है। सुड़ुप 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 पोपले मुंह से हड्डी चबाती केतकी की चटकारें मारती जुबान पर मिर्ची का तीखापन उतर रहा था, किंतु असर केतकी की आंखों पर हो रहा था। सब्जी में ढेर मिर्ची पड़ी थी। केतकी की आंखों का धुंधलापन अचानक बहने लगा था। उस रात केतकी जी भर नींद सोई। अगली सुबह खिड़की की चिक से छनकर शफ़ाक उजियारा उस कमरे के कोने कोने में काबिज़ हो बैठा था। आत्माराम कोकाटे की आवाज़ पर केतकी भी बाहर चली आई थी। बाहर चौकन्नी धूप पसरी पड़ी थी। केतकी की आंखें चुंधिया गईं। मैंने कितनी आवाज़ें दी तेरे को आई। कहते हैं भूख न देखे सूखा भात और नींद न देखे टूटी खाट। रात को तो वैसे भी मुर्गा खाया था तो नींद भी तरावट भरी आई। केतकी के पोपले मुख पर मुस्कुराहट तैर गई थी। ये तेरी दवाइयाँ लाया था आई। कमर दर्द, पैर दर्द, हाथ दर्द, जहाँ बचा है वहाँ भी अब तो दर्द होने लगा है। बुढ़ापा खुद अपने आप में एक मर्ज है बेटा। तू ना होता तो मेरे जैसे बूढ़ों का क्या होता। ये भी तो हो सकता है कि तेरे जैसे बूढ़ों के लिए ही मुझ जैसे लोगों को बनाया गया है। आत्माराम ने दवाइयों की थैली केतकी के हाथों में रखते हुए कहा। आत्माराम पड़ोस के गांव में रहता है और रोज़ 30 किलोमीटर साइकिल चलाकर संगम गांव आता है। आत्माराम सरकारी स्कूल में शिक्षक है। 31 की उम्र में भी कुंवारा है। ऐसा नहीं कि वो शादी करना ही नहीं चाहता, बल्कि वो तो एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन 31 की उम्र में उसे ब्याहने लायक कुंवारी लड़की मिलना मुश्किल है। हाँ, यूँ तो उसके दिल में कोई और बसा था। उसके मन में भी प्यार की मीठी सी लहर उठी थी। क्या पता उसी के ख्याल में डूबते उतरते ही उसने 31 बरस गुजार लिए हों शायद। वो कुछ सोचना नहीं चाहता, फिर भी कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब वो उषा के बारे में सोचता ना हो। प्यार की कोई उम्र, सीमा या अवधि नहीं होती। आत्माराम से उषा पहले पहल कब मिली थी, क्यों मिली थी? अगर ये प्यार था तो ये बिछोह क्यों आया उनके बीच? क्या मिलने बिछुड़ने की इस प्रक्रिया को समझने की कोई खास उम्र होती है? यदि हाँ, तो फिर प्रेम के प्रस्फुटन के लिए भी क्या कोई शर्त होती है? भोला भाला बचपन और छोटी छोटी आशाएं, इतनी छोटी कि अमुआ की शाखा पर जा झूमें तो कभी गन्ने के खेतों में हिचकोले लेती हुई दूर दूर किसी दूसरे प्रदेश की यात्रा कराएं। गन्ने के खेतों की याद आते ही आत्माराम उदास हो जाता है। उसके मन में बसी मीठी मीठी यादें अचानक कड़वी हो उठती हैं। क्या होती होगी गन्ने की अधिकतम लंबाई? 3 से 4 फीट। पत्तों की लंबाई जोड़ लो तो पूरा इंसान छिप जाए उसके झुरमुट में। एक पूरा इंसान, एक पूरा जीवन और उसकी ख्वाहिशें, सब इन्हीं गन्ने के खेतों की भेंट चढ़ जाता है। मीठा खाओ, मीठा बोलो, गुड़ ना दो तो गुड़ की सी बात अवश्य करो। उषा ने ऐसे ही किसी रोज़ गन्ने के खेतों में से गुजरते हुए कहा था। उसके शब्द आत्माराम के जीवन में ऐसे उतरे
कि उसने इसे जीने का मूल मंत्र ही बना लिया। उषा, जो उस वक्त आत्माराम से कुछ ही छोटी थी, वैसे स्त्रियों को बड़ा होने में समय ही कितना लगता है। लताओं को खिलने और महकने के लिए महज मौसम की दरकार रहती है। ठीक वैसे ही दिल का मौसम आते ही शिराओं में रस उतरने लगता है। दो जोड़ी प्रेममयी आँखों के निहार लेने भर से यौवन खिल उठता है। देह के केमिकल में मध्यम मध्यम रस बहने लगता है। दिमाग में खुमारी दिल से होकर जाती है, अथवा दिल की नसों में दिमाग का फितूर उतर आता है। कहना मुश्किल है, बहरहाल ये दुनिया नई नई अवश्य नजर आती है। प्रेम में होना इस प्रकृति की सर्वथा अनूठी प्रक्रिया है। एक ऐसी स्थिति जहाँ सब कुछ कपोल कल्पना से रचा बुना होने के बावजूद हकीकी होने का भ्रम देता है। सपनों के आसपास में कल्पनाओं के पंछी जब दूर दूर तक उड़ जाते हैं तो शाम ढले घोंसलों में लौटने की किसे फिक्र। प्रेमी अपनी दुनिया में विचरते ऐसे ही आज़ाद परिंदे तो होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी उड़ान की गवाही देनी होती है, अपनी मंजिल का पता नहीं। बहुत भले भले से दिन थे जब आत्माराम ने एक रोज़ उषा को खेतों के पास वाली तलहटी पर अपनी ही मस्ती में झूमते गाते देखा था। उषा उसके बचपन का प्यार, उसका पहला प्यार था। वो हंसती थी तो उसकी आंखों में एक धनक उतर आता था। आत्माराम उन रंगों की विवेचना में विभ्योर 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 रटता रटता पगलाया घूमता था। एक रोज़ उषा ने उससे पूछा था, ये क्या रटता रहता है तू आत्मा? उफ, फिर से एक बार और तो बुला उषा मुझे इस नाम से। आत्मा भाव विभोर हो उठता था। आत्मा 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 कहती हुई उषा दूर पगडंडियाँ उतरती हुई सूखे पड़े खेत में दौड़ जाती थी। वो खेत के बीचों बीच खड़े बिजूका के पीछे जाकर छुप जाती थी और आत्माराम उसे देखकर भी अनदेखा किए आवाज़ें देता हुआ ठीक बिजूका के सामने जाकर खड़ा हो जाता था। ए बिजूके, तूने यहाँ एक प्यारी सी लड़की को आते देखा है क्या? नहीं, मेरा काम सिर्फ पशु पक्षियों को डराना है, लड़कियों से तो मैं दूर रहता हूँ। उषा बिजूका के पीछे से मर्दाना अंदाज में बोलती। क्यों क्यों भाई बिजूके, ऐसा क्यों भला? कारण कि मैं लड़कियाँ रोतरू होती हैं, जरा कुछ कह दो तो टसुए बहाने लगती हैं। ओह, किंतु उषा ऐसी लड़की नहीं है, वो तो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती है। बोल भाई बिजूके, क्या तूने उषा रानी को कहीं देखा है? पहले बताओ कि वो जो तुम रेन रेन बो रटते रहते हो, उसका मतलब क्या होता है? अरे बाबा बिजूके, उसका मतलब होता है आकाश में संध्या समय पूर्व दिशा में तथा प्रातःकाल पश्चिम दिशा में वर्षा के पश्चात लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैंगनी वर्णों का एक विशालकाय वृत्ताकार वक्र कभी कभी दिखाई देता है। ये इंद्रधनुष कहलाता है। वर्षा अथवा बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदों अथवा कणों पर पड़ने वाली सूर्य किरणों का विक्षेपण ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण है। सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से अपरिवर्तित तथा परावर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनाती हैं। इंद्रधनुष सदा दर्शक की पीठ के पीछे सूर्य होने पर ही दिखाई पड़ता है। पानी की फुहारे पर दर्शक के पीछे से सूर्य किरणों के पड़ने पर भी इंद्रधनुष देखा जा सकता है। उफ, ये हमारी समझ के बाहर है। हिंदी या मराठी में इसका मतलब समझाओ। इसका मतलब धनक के वो 7 रंग जो हंसते हंसते उषा की आंखों में उतर जाते हैं और वहाँ से होते हुए पूरे आसमान को सतरंगा कर देते हैं। ऐसा? हाँ, ऐसा ही। किंतु जब जब वो उदास होती है तो लगता है उसकी आंखों में बसता धनक सिकुड़ कर धरती पर आ गिरा हो। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि वो नन्ही सी लड़की कभी भी उदास ना हो। वो तो बस चिड़ियों की तरह सदैव चहकती रहे, ची 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 ची। और इतना कहकर आत्माराम ने बिजूके के पीछे खड़ी उषा का हाथ पकड़ लिया था। उसे सामने खींचते हुए उसने पूछा था, कहो उषा रानी, तुम क्यों वहाँ छुपी थी? तुमसे छिपकर दुबकी थी वहाँ। सो भला क्यों? क्योंकि जाओ, नहीं बताऊंगी। और उषा उसका हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। रुक, चकमा देती है बदमाश लड़की। हाथ ना, तेरे आने वाली मैं हूँ लड़की दीवानी, सुन ले एक कहानी, तू राजा मैं रानी। उषा की तुकबंदी सुनकर दोनों खिलखिला पड़ते थे। उनकी खिलखिलाहट खेतों में दूर दूर तक गूंजा करती थी। आत्माराम और उषा
उषा और आत्माराम, दो नाम, मगर उन दोनों को तो एक ही से सुनाई देते थे। उषा को माहवारी लगी तब उसकी उम्र 10 की हुई थी। स्कूल का तो उसने बस मुँह ही देखा था। सरकारी रिकॉर्ड में उसका नाम स्कूल के रजिस्टर में कक्षा 5 में चढ़ा हुआ था, जबकि उषा ने कक्षा 2 से आगे कभी स्कूल का मुँह ही नहीं देखा था। उसके 3 भाई बहन और थे। अपने छोटे भाई बहनों को संभालने के साथ उषा को घर के काम काज में माँ का हाथ भी बटाना पड़ता था। ताड़ के बड़े बड़े पेड़ उसकी मासूमियत को अपलक निहारते सीधे खड़े रहते थे, मानो कोई सिपाही ड्यूटी पर तैनात हो। हवा जमीन से उठकर ताड़ के सीने तक बह रही थी, क्योंकि पत्ते अब भी मासूम बच्चों जैसे मुंह में चुसनी दिए बैठे थे। ना हिलते हैं ना हवा देते हैं, ये ताड़ कैसे जमदूत जैसे खड़े रहते हैं। उषा कहती तो आत्माराम उसके गाल पर एक हल्की सी चपत लगाकर कहता, धत पगली, वो यमदूत होता है, जमदूत नहीं। आत्माराम जब जब उसको टोकता तो इठलाकर यूं मुस्कुराती मानो सिर्फ आत्माराम को चिढ़ाने के लिए ही गलत उच्चारण करती हो। मुझे सब खबर है। जब सब तुझे पता रहता है तो क्यों मेरी टांग खिंचाई करती है री उसड़ी? जो सही सही कहती तो तू यूं मुझे प्यार से उसड़ी कहता भला? उनकी इसी खींचतान में उनकी लंबाई गन्ने के तने की तरह बढ़ती गई और उम्र भी। शर्माने लजाने की अदा लड़कियों को अनचाहे भी आ ही जाती है। लड़कियों को कभी कभार माहवारी पहले आती है, लजाने की उम्र बाद में। ये ठीक ठीक वही उम्र होती है जब उनके यौवन में कलियां चटकने लगती हैं। माना जाता है कि वे बड़ी हो गई हैं, अब भटकने के लिए सुविधाजनक उम्र हो आई, जैसे कि प्यार करना भटकने की तरह हो। यकायक ऐसा नहीं होता कि सभी प्रेमिल हो उठें, बल्कि कभी कभी तो सारी ज़िंदगी प्रेमिल हुए बिना भी माहवारी होती है। तो अब सारा दोष उम्र को भी नहीं दिया जा सकता। कुल मिलाकर इन सबसे ये सिद्ध होता है कि उम्र और माहवारी का प्रेम से कोई सीधा कनेक्शन नहीं होता। ये निहायत दिमाग की बातें हैं। सयाने लोग तो ये कहते हैं कि ये सारा क्रियाकलाप माहवारी के वक्त स्त्रियों में उत्पन्न एस्ट्रोजन की खुराफात के कारण होता है, लेकिन अभी अभी ये सिद्ध किया जा चुका है कि ये कोरा फलसफा है और इसका देह से कोई लेना देना नहीं, वरन ये खालिस दिल दिमाग की बातें हैं। माने कि प्यार होता है तो होता है या होता ही नहीं। प्यार की वाकई कोई उम्र नहीं होती। उषा कहती थी, एक दिन पक्का तू किसी और के प्रेम में पड़ जाएगा और फिर तू उसी के संग गृहस्थी बसा लेगा। तू मुझे याद तो करेगा ना? आत्माराम कहना चाहता है कि देख उसड़ी, मैं अब भी हर रोज़ तुझको याद करता हूँ और तू भी तो ऐसी भजीटी है कि एक नंबर की जिद्दन जो याद आए बिना मानती ही नहीं। आत्माराम उदास मन से घर की ओर साइकिल मोड़ लेता है। दूर तक उसे केतकी आई की दुआएं सुनाई देती हैं। आत्माराम अनुमान लगाता है कि दवाओं की थैली पकड़े पकड़े केतकी आई अपने घर के बाहर बने चबूतरे पर ही बैठी होंगी। फिर देर तक अपने बाल बच्चों की याद में अंधेरा उसके घर के भीतर तक चला जाएगा और वो अपनी कमज़ोर हुई आँखों को पोंछती हुई मंदिर के आले तक चली जाएगी। अपनी कमज़ोर हुए कांपते हाथों की हथेलियों से वो आले के एक कोने में लुढ़के पड़े दीपक में पिछली शाम की अधजली बाती को ढूंढेगी। फिर माचिस सुलगाकर घर के अंधेरे को कुछ कम करेगी और एक लंबी सांस खींचकर चूल्हे की तरफ चल देगी। ये केतकी आई का रोज का शगल है, जिसे उस गांव में अकेले छूटे सभी बूढ़े बुढ़िया जानते हैं। एकाकीपन इन बूढ़ों का हमराज है, ये सन्नाटा उनका साझा है। ये सब मिलकर भी इस गांव का सूनापन दूर नहीं कर सकते, इसलिए सब मिलकर भी एक साथ सूनेपन की एक बड़ी सी चादर ओढ़े रात के अंधेरों में जाने क्या खोजते रहते हैं। जब थक हार कर भी अपना एकाकीपन दूर नहीं कर पाते तो पुनः उसे ओढ़ लेते हैं और अपने अपने खाली घर के कमरे नुमा खोल में लिपटे चुप पड़े रहते हैं। कभी कभी अगली सुबह के इंतज़ार में तो कभी कभी कोरी आँखों में बासी नींद की उबासियाँ गिनते हुए। यदा कदा आत्माराम जैसा कोई युवक अथवा जीजाबाई जैसी कोई युवती उनकी देखभाल करने आ जुटते हैं तो ये उन्हें जल्दी छोड़ते नहीं। सुनने वालों से अधिक यहाँ सुनाने वालों का हिसाब चलता है, इसलिए एक बार जो इस गांव के किसी घर में सांकल खटखटा दे तो समझो हृदय का सूना पड़ा कनस्तर अपना राज उगल कर ही मानेगा। उस रोज़ आत्माराम का नंबर लगा था। वो दवाई देने केतकी आई के घर जा पहुंचा और
पूरे पौन घंटे केतकी आई की दुआएं लेकर लौटा। आत्माराम को भी भला लगता है इन एकाकी बुजुर्गों की सेवा करके, किंतु उसे दुख होता है कि समय की कमी के चलते वो अपना ज़्यादा वक्त इनके साथ नहीं बिता पाता। कभी कभी उसे लगता है इन बुजुर्गों को दवाओं से अधिक किसी के साथ की आवश्यकता है। दैहिक बीमारी से कहीं अधिक ये अपने एकाकीपन की बीमारी से त्रस्त हैं। गांव का सूनापन उतर कर अब इनके भीतर समा गया है। गरीबी एक अलग समस्या है। यहाँ की जो गुदड़ी में लगे पैबंद की तरह से है, जो बचाव से अधिक हालातों के बेचारेपन में इजाफा करते हैं। ये बुजुर्ग सदा से ऐसे नहीं थे। जो इनके बच्चे जी रहे हैं वो जीवन इन्होंने भी जिया था। ये तो बेचारे जीवन की क्रूर परिपाटी का हिस्सा मात्र हैं। ये सब बूढ़े हो आए लोग अपनी पिछली पीढ़ी का अनुसरण कर रहे हैं। जो इनके पुरखों ने किया वही अब ये कर रहे हैं, और यही इनकी भावी पीढ़ी भी करेगी। आज ये अपनी अपनी सांसों को ढो रहे हैं और अपनी ढलती ज़िंदगी की सांसें अपने अपने बच्चों के जवान कंधों पर उलीच कर एकाकी बैठे हैं, तो कल इनके बच्चे अपने बच्चों को यही सिरा पकड़ा देंगे। ये एक ऐसा सिलसिला है जो मजदूरों के जीवन का अटूट हिस्सा बन चुका है। केतकी अपने थके हुए स्वर में एक दिन में न जाने कितनी कितनी बार दोहराती है। लगभग पूरा गांव खाली हो गया है। गांव का हैंडपंप सूख गया तो मुझे 2 किलोमीटर तक चलकर पानी लेने जाना पड़ता है। केतकी आई झुककर चलती है। उसका ज़्यादातर समय पानी लाने और खाना बनाने में व्यतीत होता है। मैंने लोगों को बातें करते सुना तो चला आया। साल के इस समय यहाँ लोगों की बातचीत सुनाई नहीं देती, ये असामान्य है। सदगर अपनी पत्नी के साथ केतकी के घर तक चला आया था। इस लाइन में बूढ़े लोगों की कोई जगह नहीं। सदगर और उसकी पत्नी चंद्राबाई मेरी तरह एकले ठोकले यहीं गांव में पड़े हैं। केतकी चबूतरे पर टेका लगाकर बैठती हुई बड़बड़ाती है। अगर गांव में कोई मर जाए तो दूसरों को इसका पता कई दिन बाद लगेगा। आत्माराम, तू हम सबकी खबर लेता रहना बेटा। अरे मैं हूँ ना, आत्माराम उन्हें आश्वस्त करता। हो, गुड बच्चा है तू, एकदम गुड बॉय। मेरी पत्नी और मैं दोनों अब कमज़ोर हो चुके हैं। कौन जाने कभी भी हम में से कोई एक। सदगर कुछ उदास स्वर में अपनी बात अधूरी छोड़ देता है, फिर आत्माराम की पीठ पर शाबाशी ठोकता हुआ जोर से हंसता है। आत्माराम बुदबुदाता है, गुड बच्चा। फिर मन ही मन कहता है कि उषा को बच्चा नहीं होगा, ना गुड ना बैड, वो रहेगी बांझ। उसकी कोख खाली जो हो गई है, उजाड़ बियाबान और बंजर धरती पर हरियाली नहीं खिलती। उषा की शादी के बाद आत्माराम ने सोचा नहीं था कि जीवन एकाकी कट जाएगा, लेकिन उषा जब खाली कोख लौटी तो उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर उसने गांव वालों की सेवा में अपना तन मन धन सौंप देने का निश्चय कर लिया। उषा 14 की रही होगी जब उसकी शादी पक्की कर दी गई थी। साल भर के भीतर गोद में बच्चा आ गया था। उसे लड़का हुआ था, सो पति भी खुश था, लेकिन घर में रुपए पैसे की तंगी और बढ़ गई थी। एक दिन पति घर आया तो हाथ में पैसों की छोटी गड्डी थी। उषा के हाथों में थमाते हुए कहा कि तैयारी कर लो, हमें कल निकलना है। उषा कहती है, कहाँ, किस लिए? इसका जवाब रास्ते में ही मिल पाया। ट्रक में उनकी तरह के 40-50 जोड़े होंगे, कुंवारे, जवान, अधेड़ और बूढ़े। कईयों के पास दुधमुहे बच्चे थे तो कई बच्चे काम में हाथ बटाने लायक थे। ट्रक में हिचकोले खाते बच्चे रो रहे थे, मर्द बतियाते हुए बीड़ी पी रहे थे और औरतें अपने बच्चों को संभाले हुए अन्य स्त्रियों को अचरज से ताक रही थीं, जिनकी आंखों में पहले से ही हैरानी का एक समंदर हिचकोले ले रहा था। कई सालों से आ जा रही अनुभवी महिलाओं ने पहली बार साथ जा रही औरतों की दुविधा दूर करने का प्रयास किया था। हम कर्नाटक जा रहे हैं गन्ना कटाई के लिए। आदमी गन्ने काटेंगे और औरतें ढेरियाँ बनाएंगी। मेहनत का काम है, लेकिन भूखे मरने से तो बेहतर है। कुछ स्त्रियां समझीं तो कुछ इस पहेली में और अधिक उलझ गई थीं। उषा याद करती है कि तसल्ली देती स्त्रियों के चेहरे स्वयं रुआसे लग रहे थे। बीड़ी पीने और खाने के लिए रुकते ठहरते ट्रक 2 दिन व 3 रातों के बाद कर्नाटक पहुंचा था। चारों ओर गन्ने के खेत, साइट के पास ही हमें अपने घर बनाने थे। कुछ लकड़ियां मिली जो पहले वाले मजदूरों के टूटे फूटे घरों का हिस्सा रही थीं। उन्हें जोड़ तोड़कर सबने अपने लिए झोपड़ी बनाई। छत की जगह चटाई रखी गई और दरवाजे की जगह चादने। खिड़की की ज़रूरत वहाँ किसे थी?
रात को छत की चटाई से नीला आसमान आने वाली परेशानियां लिए उन्हें झांक रहा था। अगले कई महीनों के लिए यही उनके घर थे। आसपास कई ऐसे घर तैयार थे। उस रात ठेकेदारों ने सब मजदूरों को आराम करने के लिए कहा। अगली सुबह काम से लगना था। खुरदुरी जमीन पर लेटते ही बच्चे चीख कर रोने लगे। आसपास से लगभग हर झोपड़े से ऐसी ही आवाज़ें आ रही थीं। उस रात चटाई की छत से नई जगह का आसमान देखते हुए सबने सुबह का आंचल पकड़ा था। वहाँ पति पत्नी की जोड़ियों में काम होता है। आदमी गन्ने काटते हैं, औरतें उनकी ढेरी बनाकर और उन्हें बांधकर ट्रक में लोड भी करती हैं। एक एक बार में 30 किलो से ज़्यादा का ढेर उठाकर ट्रक में भरना बड़ी मशक्क़त का कार्य होता है। उषा ने अपनी कहानी बताई थी कि एक मर्तबा माहवारी में भयंकर दर्द के कारण उसने छुट्टी कर ली थी, तो उसके पति की भी छुट्टी लग गई थी। जबरन की यह छुट्टी पाकर उसका पति छुटपुट खरीदारी के लिए पास के शहर चला गया था। उषा को कई दिनों बाद बच्चे के साथ रहने का मौका मिला था। वो उसे नहला धुला रही थी कि तभी ठेकेदार आया। चादर हटाकर सीधे भीतर घुस आया और बिना बात गालियां देने लगा। मना करने के बाद भी उसका हाथ पकड़ लिया। बाद में उषा को समझ आया कि बलात्कार करने से पहले आदमी अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए गालियां बकते हैं। औरत पर हावी होने के लिए मर्द पहले खुद कीचड़ में लौटता है। वो पहले स्वयं का चरित्र हनन करता है, इसीलिए बलात्कृत स्त्री को माँ बहन की गालियाँ देता है। उषा रोती है कि मैं दबी दबी आवाज़ में मना करती रही, वो छूता रहा और गालियाँ देता रहा। थोड़ी देर बाद वो चला गया। ज़मीन पर पड़ा बच्चा चीखें मारकर रो रहा था। मैं आहिस्ते आहिस्ते रोती रही। आदमी ने उससे एडवांस पैसे लिए थे, यदि चीखती तो काम चला जाता। शाम को आसपास के मर्द औरतें खेत से लौट आए। पति भी शहर से लौट आया था। वो मेरे लिए तेल साबुन लाया था। वो चाव से दिखाता रहा। दिन में घटित हादसे के बाबत मैंने उसे कुछ नहीं बताया, साथ की औरतों को भी नहीं। धीरे धीरे पता चला कि झोपड़े में अकेली छूटी औरतों के साथ ये अक्सर होता है। जानती सब हैं, लेकिन कोई भी अपने आदमी से नहीं कहती, यहाँ तक कि आपस में भी नहीं। सब आपस में मान कर चलती हैं कि औरत जात है तो सहना तो होगा ही। छेड़छाड़ की बात जानेगा तो आदमी वापस घर में नहीं लेगा, रख भी ले तो हरदम शक करेगा। औरतें इसलिए चुप रहती हैं। गन्ना कटाई करते 6 महीने बीते। लौटते हुए हिसाब हुआ तो ठेकेदार ने उन सारे दिनों के पैसे काटे जिनमें मुझे माहवारी हुई थी। वो अकेली नहीं थी, सारी औरतों के साथ यही हुआ था। लौटते हुए मर्द कुड़कुड़ाते रहे जैसे माहवारी आना स्त्रियों की गलती हो। ऐसे में एक रोज़ भी छुट्टी कर लो तो सीधे 700 रुपये कट जाते हैं और सारा हिसाब गड़बड़ा जाता है। उषा के आदमी ने कहा कि बच्चेदानी ही हटवा लो, झंझट खत्म हो जाएगा। मुझे भी जचा। बच्चेदानी हटी तो ठेकेदार के छेड़छाड़ पर बच्चा ठहरने का डर भी चला जाएगा। सर्जरी के लिए उसी ठेकेदार से उधार लिया। ठेकेदार का उधार चुकाने में ही कई साल लग गए। अब उषा का पति भी मर चुका है और बेटा अपनी बीबी के साथ उन्हीं खेतों में काम करने जाता है। उषा अपने जैसी केतकी, जनाबाई जैसी न जाने कितनी औरतों के साथ गांव में अकेली रह जाती है। इधर गन्ने का रस पीते हुए हमें और हमको ये ख्याल तक नहीं आता कि ये रस हम तक पहुंचता कैसे है। इसके पीछे कितनी महिलाओं और कितने परिवारों की चीखें हैं। हजारों की संख्या में महिलाओं को यूट्रस रिमूवल सर्जरी करवानी पड़ती है। सारा कुछ डॉक्टरों, ठेकेदार और सूदखोरों की मिली भगत से चल रहा है, जबकि सरकारी आंकड़ों में इसका कारण इन स्त्रियों को माहवारी की अनियमितता, बच्चेदानी की बीमारी अथवा कैंसर दर्शाया जाता है। शायर फुज़ैल जाफ़री ने फरमाया है, जहर मीठा हो तो पीने में मज़ा आता है। बात सच कहिए मगर यूं कि हकीकत न लगे। आत्माराम अब भी जब जब उषा को देखता है उसकी आंखों में एक धनक उतर आता है, लेकिन उषा की आंखों में दूर दूर तक न हटने वाला धुंधलापन पसर आया है। अभी आप सुन रहे थे रजनी मोरवाल जी की लिखी हुई कहानी कोख के खेत। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।